Welcome to Infinity IQ Plus. तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको जो चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के जो वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं रिलेटेड टू असर्शन रीजनिंग एंड रिलेटेड टू एमसीक्यू अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड होगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा चैप्टर 5 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक चैप्टर जो स्टेट्स ऑफ मैटर था वो अब रिमूव करा दिया गया। तो जिसके पास ओल्ड बुक है उनमें चैप्टर 5 मेंशन होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, न्यू बुक में उसे रिमूव करा दिया और चैप्टर 5 क्या है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके स्टार्टिंग में 5-6 एमसीक्यू गिवन है, या फिर चैप्टर 3 में थोड़े बहुत टुवर्ड्स लास्ट मिल जाएंगे। अदरवाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस बुक या जो मैं रिकमेंड करता हूं सपोर्ट मटेरियल, इसके थ्रू आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा यदि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि इनसे रिलेटेड लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स में, Which of the following thermodynamic quantity is not a state function? कौन स्टेट फंक्शन नहीं। अब देखो स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, पाथ फंक्शन, इसका थोड़ा नॉलेज हो तो आप इजीली पता लगा लोगे कि कौन नहीं है स्टेट फंक्शन। गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी तो होते ही हैं, बट वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये पाथ फंक्शन होगा। सेकेंड क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल हो या कोई एलिमेंट जो फ्री स्टेट में हो उसका तो ये 0 हो जाता है, बट यहाँ लिखा है एक्सेप्ट किसके अलावा, तो N2, Fe और Ne, ये तो इनका फ्री स्टेट तो है ही, नियॉन के फॉर्म में, Fe का फ्री स्टेट एलिमेंटल फ्री फॉर्म और प्योर फॉर्म, और N2 इन सब में 0 होगा। बट हाइड्रोजन का H2 लिखा होता तब 0 लेते हैं, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है तो हम हाइड्रोजन पे टिक करेंगे। All of the following have a standard heat of formation value 0 at 25 and 1 atm except, तो except में H, यहाँ H2 लिखा होता तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ में मैं केमिकल फॉर्मूला आपको हिंट करूंगा। पेन पेपर के साथ ये वीडियो लेक्चर को आप देख रहे हैं तो इसे तुरंत आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। चैट बॉक्स में ही आपको इसका एक्चुअल आंसर भी पता लग जाएगा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 25, जनरली क्या होता है किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर नहीं भी गिवन हो तो हम 25 या फिर 298 केल्विन ले सकते हैं, विच इज कॉल्ड द रूम टेम्परेचर। तो द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, डेल्टा S की वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ये जो डिग्री लगाया जाता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है, SATP कंडीशन, जिसमें टेम्परेचर 298 और प्रेशर 1 बार होगा। प्रेशर 1 बार ही रहेगा बट टेम्परेचर कभी कभी वेरी कर जाता है, राइट। तो कैलकुलेट करना है डेल्टा G और एक रिएक्शन गिवन है। तो डेल्टा G का जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड वो क्या है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब देखो हमारे पास डेटा सब कुछ है, मैं हिंट कर रहा हूँ डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक, डेल्टा S भी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग एंट्रोपी, ये किलो जूल है, ये जूल है। यूनिट को आप थोड़ा ध्यान रखना है कि यूनिट सेम कर ले, 1 किलो जूल इक्वल 1000 जूल, और टेम्परेचर 25 है, इसे 298 में कन्वर्ट कर लिया केल्विन में, और सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको कमेंट में बताना है। मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका आंसर सी होना चाहिए, आप एक बार चेक करके बताइए कि आंसर सी है या कुछ अलग है, कमेंट में इसे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको हिंट मिलेगा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। जब R लिखा हो तो रिएक्शन के लिए होगा, F लिखा हो तो फॉर्मेशन, C कंबशन, A एटोमाइजेशन, ऐसे काफ़ी टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा H हमें फाइंड करना है और इसमें इन सभी की अलग अलग फॉर्मेशन की एंथैल्पी गिवन है। तो एक फॉर्मूला था एंथैल्पी चेंज फाइंड करने के लिए, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एनर्जी गिवन है और मोल, ये मोल का भी ध्यान रखना, 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसके 1 मोल है, प्लस ये कर लिया तो प्रोडक्ट आ गया, माइनस जब रिएक्टेंट करने जाओगे तो यहाँ 1 मोल है और यहाँ भी 1 मोल है, इनको भी प्लस करके, और जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर आना चाहिए। वैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि सी के आसपास आएगा, बट कमेंट में आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से हम डेल्टा एच फाइंड कर सकते हैं। वैसे डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला पढ़ाया गया था,
डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, किसी किसी क्वेश्चन में ये सब गिवन होता है, या फिर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी हम फाइंड कैसे करते हैं? डेल्टा एन जी इज एन पी माइनस एन आर। इसमें एन पी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और एन आर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ही कंसिडर करना है जब आप डेल्टा एन जी फाइंड करेंगे, राइट। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन 3 और 4 को जो एमसीक्यू में है सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर बताएंगे कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। ये हिंट मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सिस्टम सफर्स एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 80। अब देखो इसमें क्या है, डेल्टा यू इक्वल क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। एट द सेम टाइम 50 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट। तो जब वर्क के 3 साइन होते हैं, माइनस प्लस 0, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो वर्क इज डन ऑन इट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क डन की वैल्यू प्लस, और Q हमें फाइंड करना है, हीट चेंज फाइंड करना है। इंटरनल एनर्जी 80 गिवन है, तो 80 में से 30 माइनस करोगे, 80 में से 50, तो कितना रिजल्ट आपका आ जाएगा? 30। इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? 30। डेल्टा यू इक्वल क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू है 80 जूल और वर्क लिया है 50, लेकिन ये 50 आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? तो इसमें लिखा है कि वर्क इज डन ऑन इट, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव, बाय द सिस्टम, नेगेटिव, नो वर्क इज डन तो 0। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ प्लस ले लिया, और फिर 80 माइनस 50 करोगे तो 30 आ जाएगा, 30 पे टिक कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6। The delta H naught standard enthalpy change for the following reaction at 298 Kelvin is this kilojoule। और ये इक्वेशन गिवन है, तो हमें डेल्टा यू फाइंड करना है। अब देखो इसमें भी एक छोटा सा हिंट है, डेल्टा H इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आर की वैल्यू 8.314 गिवन है, और डेल्टा एच की वैल्यू ये किलो जूल में गिवन है, इसे हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, ये भी जूल में आ गया। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? डेल्टा एच की वैल्यू जूल में, डेल्टा एन जी इस रिएक्शन में आप कैसे फाइंड करोगे? जैसा कि मैंने बताया कि डेल्टा एन जी डिटरमाइंड बाई एन पी माइनस एन आर। गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? 1, और गैसियस रिएक्टेंट ये लिक्विड है तो इसे इग्नोर करोगे, सिर्फ गैस को लेना है, तो हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ। तो हमारे पास डेल्टा एन जी भी आ गया। आर की वैल्यू भी गिवन है 8.314, और टेम्परेचर भी आप स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं भी दिया हो तो 298 जैसा मैंने बताया, बट इस क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद क्या डेल्टा यू आएगा, ये रिजल्ट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा रिजल्ट आएगा। इस बार जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी आसपास की वैल्यूज़ गिवन है। कैलकुलेशन के बाद शायद आई गेस आंसर डी आएगा, एक बार आपको चेक करके बताना है सेम फॉर्मेट पे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। हमेशा कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। सपोर्ट मेटल में ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी टाइपिंग में मिस्टेक है, आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो तो सही है। उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा आप उसी को टिक करेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड द डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन बी लेबल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसे ऐसे भी लिख सकते थे, तो किस रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो फॉर्मेशन के इक्वल है। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बताया था कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को, कंपाउंड के 1 मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन कॉल्ड रेफरेंस स्टेट। तो इसमें हमें देखना है कि कंपाउंड तो जो भी बने सब 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, लेकिन इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या वो एलएचएस में स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो देखो फर्स्ट वाले में 3 एलिमेंट से मिलकर ये बना है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के स्टैंडर्ड स्टेट एल सॉलिड है, हाइड्रोजन की H2 गैस है और ऑक्सीजन की O2 है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, बट बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ PCl3 कंपाउंड आ गया, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, N2O कंपाउंड है,
और CaO भी कंपाउंड है, SO2 भी कंपाउंड है। एलिमेंटल फॉर्म से ये नहीं बन रहे, बन तो 1 मोल ही रहे, बट इनके मोस्ट स्टेबल स्टेट जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मेशन का जो इक्वेशन है वो उनके स्टैंडर्ड एलिमेंट से है, बाकी सब में स्टैंडर्ड एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड्स आ गए हैं मॉलिक्यूल LHS में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो फॉर्मूला जो बताया मैंने डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, तो इसको सबसे पहले आप डेल्टा NG फाइंड करोगे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं 2 और गैसियस रिएक्टेंट दोनों गैसियस हैं 2 + 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लेना है 3, तो माइनस का 1 आ गया। यदि हम इसमें माइनस पुट कर दें और RT तो पॉजिटिव ही रहता है, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा H और डेल्टा U में किसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, डेल्टा U, क्योंकि डेल्टा U में से कुछ आप माइनस कर रहे हो तब डेल्टा H के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि डेल्टा H स्मॉलर है डेल्टा U से। दोनों इक्वल कब, जैसे मान लो ये 15 है और यहाँ ये 20 है, तो 20 में से 5 माइनस करोगे तब तो 15 आएगा। इसका मतलब इसे 15 से 20 लेना है, तो कौन ग्रेटर हो जाएगा, डेल्टा U ग्रेटर हो जाएगा। तो जब भी डेल्टा NG नेगेटिव हो तो इस केस में क्या होता है, डेल्टा H स्मॉलर देन डेल्टा U, और यही डेल्टा NG किसी में पॉजिटिव आ गया +1 +2, तो आप मान लेना कि ये फिर ग्रेटर हो जाएगा, राइट। तो ये कॉन्क्लूजन आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। बाकी और भी सिमिलर क्वेश्चन है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ येलो फॉस्फोरस। येलो फॉस्फोरस या वाइट फॉस्फोरस यहाँ गिवन होना चाहिए था, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस से ही रेड फॉस्फोरस बनाते हैं और वाइट रेड से हम अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनाते हैं। वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा स्टेबल नहीं होता और मैच स्टिक में जो फॉस्फोरस यूज़ करते हैं वो रेड फॉस्फोरस है। हालांकि कंपनियां उसके भी कलर चेंज करते रहती है, बट रेड फॉस्फोरस का यूज़ ही होता है। तो वाइट से रेड बनाने के लिए ये एनर्जी है। फिर आगे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो कि रेड फॉस्फोरस के लिए ये किलो जूल है, तो हीट ऑफ ट्रांजिशन जो हम पहला कर रहे हैं हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस से ही रेड बनाया जाता है, तो उसकी सेम वैल्यू को आप यहाँ टिक कर सकते हो। बाकी रेड का इंफॉर्मेशन उससे कोई मतलब हमें यहाँ नहीं रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम लाइक यूनिवर्स की इंटरनल एनर्जी को हम चेंज नहीं कर सकते, ये फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ में था कि एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सेकेंड लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज, एंट्रोपी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता रहेगा, राइट। जबकि यही क्वेश्चन एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी चेंज पे होता तो हम उसे कांस्टेंट मान लेते कि आप कोई भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन यूनिवर्स के अंदर करा रहे हैं, उससे यूनिवर्स की इंटरनल एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसकी एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। सपोर्ट मटेरियल में इसका आंसर कांस्टेंट गिवन है, बट कांस्टेंट नहीं होगा, इंक्रीजिंग पे ही टिक करना है, हमेशा कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन हो सकता है, क्या क्यू होगा इंडिविजुअली, नहीं, वर्क डन नहीं होगा, पाथ फंक्शन है, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन है जिनकी वैल्यू स्टेट पे डिपेंड करेगी, वो कैसे आया स्टेट इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे बताया जाता है PV&T जो आइडियल गैस इक्वेशन का है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स, राइट। ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ आपको केमिस्ट्री में ही नहीं फिजिक्स में भी हेल्प कर सकता है। केमिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और 11th का थर्मोडायनामिक्स, ये फिजिक्स में भी एज इट इज़ पढ़ना है, और फिजिक्स में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल ही होगा, केमिस्ट्री में थोड़ा कम कॉन्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ में क्या बताया गया था, जैसे ये क्वेश्चन देखो अभी यूनिवर्स वाला, सेकेंड लॉ में बताया गया है कि एंट्रोपी जो रहता है वो क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा, पॉजिटिव होता रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। और थर्ड लॉ क्या था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विच इज 0 केल्विन -273.15 पे जितने भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उनकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, 0, वो मूव करना ही बंद कर देते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले हमारे सेक्शन पे। इसमें हमने डिस्कस किया MCQ, नेक्स्ट सेक्शन पे हम डिस्कस करेंगे जितने भी असर्शन रीजनिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। देखो असर्शन और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। बार बार ये ऑप्शन मैं क्यों बोलता हूँ, कई बार थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन पढ़ के फिर क्वेश्चन की तरफ जाना है। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना है ताकि कॉन्सेप्ट और थॉट आपका एकदम क्लियर हो आंसर लिखने से पहले।
1 2 3 4 या ABCD के फॉर्म में गिवन होगा, जिसमें पहला क्या होता है कि दोनों ही असर्शन रीज़न करेक्ट हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है असर्शन का। दूसरा होता है कि ANR करेक्ट तो हैं बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड है कि असर्शन करेक्ट होगा या ट्रू होगा, रीज़न फॉल्स। और फोर्थ ANR बोथ आर फॉल्स, ऐसे गिवन होगा। या फिर इसी में लिखा होता है A इज इनकरेक्ट या फॉल्स, R इज ट्रू या करेक्ट। तो कभी कभी ऑप्शन में ये ऐड होगा, कभी ये एडेड होगा, तो हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन की तरफ जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी अब शॉर्ट हैं। आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग सेक्शन ए में या फिर जो केस स्टडी वाले हैं उसमें भी क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का या फिर ऑब्जेक्टिव का आ सकता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड, राइट। डायमंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसको यदि कंबशन कराओगे भी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन, राइट। ये एंट्रोपी भी क्योंकि ग्रेफाइट की रैंडमनेस डायमंड से तो ज़्यादा होगी, डायमंड हार्ड है तो रैंडम कम होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट इंडिविजुअली तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट को नहीं कर पा रहा है क्यों डायमंड की एंथैल्पी ग्रेफाइट से ज़्यादा है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये पॉइंट वैसे सही है। तो जब दोनों पॉइंट सही होंगे लेकिन रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा तो ऑप्शन बी को या आप सेकेंड को टिक कर सकते हो। बी लिखे या सेकंड लिखे, मैंने यहाँ दोनों ऑप्शन दे दिया है क्योंकि बाकी चैप्टर्स में ABCD गिवन था, यहाँ 1 2 3 4 गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज ग्रेट, H2O लिक्विड, ध्यान देना यहाँ फेज है लिक्विड, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैस, राइट। लिक्विड इसका स्टैंडर्ड फॉर इसके फॉर्मेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और गैसेस वाले में कम होगी, तो ये सही है पॉइंट। एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव फॉर कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट। जब कंडेंसेशन कराओगे गैस से लिक्विड तो नेगेटिव हो जाएगा, लिक्विड से गैस जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ये भी सही है। इसके कारण से ये वैल्यू ग्रेटर हो गया। इट मीन्स कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए को यहाँ फर्स्ट से भी लिखा हुआ है, राइट। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के ही क्वेश्चंस करना है। थर्ड है डेल्टा H एंड डेल्टा U आर सेम फॉर द रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जिसमें डेल्टा Ng 0 होगा ना उसमें डेल्टा U और डेल्टा H सेम हो जाएंगे क्योंकि डेल्टा NgRT जो पोर्शन था वो पूरा ही 0 हो जाएगा। और फिर गिवन है कि ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस, वो तो गैसेस से गिवन है, बट जो रीज़न इसका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि यहाँ डेल्टा Ng 0 है, तो रीज़न नहीं दिया है, बट दोनों पॉइंट इंडिविजुअली आप पढ़ो तो दोनों ही कॉन्सेप्ट या दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन लिखते हैं, बी ऑप्शन, जो कि यहाँ सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। थर्ड पे आते हैं, इफ बोथ डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आर पॉजिटिव, यदि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो यदि पॉजिटिव पॉजिटिव है और डेल्टा G नेगेटिव आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि यस ये करेक्ट है। ऑल प्रोसेसेस विद पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज स्पॉन्टेनियसली, ऐसा जरूरी नहीं है कि कई बार डेल्टा H बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा तो डेल्टा G पॉजिटिव भी आ सकता है। इट मीन्स कि इसमें असर्शन क्या है, सही है, रीज़न गलत है। और ये कौन से ऑप्शन में गिवन होता था, थर्ड ऑप्शन में। इसमें थर्ड ऑप्शन मतलब असर्शन सही दिया है, रीज़न गलत है। ऑप्शंस को चेक करना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको। थर्ड, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट में एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। देखो HCl के फॉर्मेशन में H2 गैस, Cl2 गैस, इससे HCl का फॉर्मेशन हुआ है और बैलेंसिंग के लिए हाफ हाफ कर लिया, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी को यहाँ बॉन्ड एनर्जी गिवन है और फॉर्मेशन भी 1 मोल का, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, राइट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड बॉन्ड एनर्जी बोथ इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl। यही बॉन्ड डिसोसिएशन होता है तो चीज़ें अलग हो जाती है, बट बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी और फॉर्मेशन 1 मोल का ही डिफाइन होता है। इट मीन्स कि ये दोनों ही सही हैं, रीज़न इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो आप ऑप्शन ए या फर्स्ट एक ही बात है। नेक्स्ट पे आते हैं,
द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर ऑल स्पॉन्टेनियसली अकरिंग रिएक्शन आर नेगेटिव। अब इसमें क्या गिवन है कि द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस अकरिंग रिएक्शन आर नेगेटिव, राइट। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है। और रीजन, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट 1 बार और 298 जिसे हम SATP भी बोलते हैं, आर टेकन टू बी जीरो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहला पॉइंट ये भी असर्शन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट। जो रिलेशनशिप बताया कि कब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा H की वैल्यू T डेल्टा एच से स्मॉलर हो जाएगी, तभी तो ये नेगेटिव आएगा। तो रीजन में ये गिवन होना चाहिए, बट रीजन में एक अलग स्टेटमेंट गिवन है जो इंडिविजुअली करेक्ट है, मतलब दोनों सही हैं, बट ये रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आप इसमें लिखोगे, ऑप्शन बी। इस चैप्टर में से सेकंड ऑप्शन में किया हुआ है, मतलब दोनों पे कंफ्यूजन नहीं रखना, आप बार बार ऑप्शंस को देख के फिर टिक करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर एकदम माइंड में सही आ गया और ऑप्शन आप ABCD में कुछ गलत सही लिख के आ गए। तो क्रॉस चेक करना जरूरी है। केमिस्ट्री पेपर इतना भी ज़्यादा लेंदी नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी की ज़रूरत है और टाइम नहीं बचेगा, आप आराम से भी एक पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एनी एलिमेंट्री सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर टेकन एज जीरो। देखो ये एंथैल्पी और इसके लिए नहीं था, मतलब स्टैंडर्ड के लिए। एंट्रोपी का कुछ ऐसा केस है नहीं, मतलब दोनों जीरो होंगे स्टैंडर्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी या गिब्स एनर्जी को बोल सकते, एंट्रोपी के लिए नहीं बोल सकते कि जीरो रहेगा। रैंडमनेस तो होता ही है जनरली नॉर्मल कंडीशंस में, मतलब जो असर्शन है रॉन्ग स्टेटमेंट। रीजन, एट एब्सोल्यूट जीरो particles of perfectly crystalline substance become completely motionless, randomness जीरो हो जाती है, थर्ड लॉ है, ये सही दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन के लिए क्या होता है, डी यहाँ फोर्थ गिवन है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब इन्होंने ऑप्शन बनाया है ना, तो इस डी ऑप्शन में आप चेक करो, A एंड R बोथ आर फॉल्स लिखा है, जबकि जो अभी डी ऑप्शन मेरे हिसाब से आ रहा है वो A इज करेक्ट, R इज ट्रू, जो कि जनरली गिवन होता है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में जनरली डी में ये गिवन होता है। तो यहाँ हम डी लिख रहे हैं क्योंकि असर्शन का रॉन्ग होना सिर्फ डी ही ऑप्शन में आता है। रीज़न भी रॉन्ग उन्होंने बताया है, बट यहाँ रीज़न तो करेक्ट लग रहा है क्योंकि थर्ड लॉ में तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब एक एसिड और बेस को हम रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस, तो इससे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ जो एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड है और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। और दूसरा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वीक और स्ट्रॉन्ग का देखें, स्ट्रॉन्ग का देखें, तो एक्चुअली जब वीक और स्ट्रॉन्ग को मिलाओगे तो लेसर होगा, कम एनर्जी यहाँ देखने को मिलेगा चेंज। और रीजन में भी क्लियरली मेंशन है कि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, हेंस नीड एनर्जी टू आयनाइज कंप्लीटली, राइट। तो इसका मतलब इसमें असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट और ए। नेक्स्ट पे आते हैं, द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम इज जीरो, राइट। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। रीजन, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड ऑन द प्रेशर। नहीं, इंटरनल एनर्जी के लिए तो हम Q और W ये सब पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे नहीं, मतलब ये सेकंड क्या है, गलत। कौन से ऑप्शन में दिया होता है, सी ऑप्शन में। तो जब असर्शन सही है और रीजन गलत है तो सी ऑप्शन। डी वाले में जनरली क्या होता है कि असर्शन ही गलत होता है, रीजन सही, लेकिन इस वाले में जो डी ऑप्शन गिवन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि दोनों को फॉल्स बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ रिएक्शन विच इज spontaneous and a reaction which is spontaneous and followed by decrease of randomness must be exothermic. yes, हो सकता है। डिक्रीज इन रैंडमनेस कम होना मतलब डेल्टा जीरो, तो हाँ हो सकता है स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नेगेटिव इस केस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें एंट्रोपी को डिक्रीज बताया गया है। ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर, सभी एक्सोथर्मिक में क्या अकम्पेनिड होते हैं बाय डिक्रीज ऑफ रैंडमनेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
किसी किसी एक्सोथर्मिक रैंडमनेस बढ़ भी सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, मतलब इसमें असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम, जो कि काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है, बट आप वेटेज चेक कीजिए गवर्नमेंट स्कूल में तो थर्मो की वेटेज इक्विलिब्रियम से हाईयर है। दोनों चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि थर्मो इक्विलिब्रियम से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। Follow and subscribe us for more.